खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विधायक और डॉन मुख्तार अंसारी की बात करें। पंजाब सरकार के बीच चल रही उस रणनीति, उस गठबंधन का खुलासा करें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पंजाब की सरकार मुख्तार अंसारी की हर संभव मदद कर रही है। मुख्तार अंसारी को आज पंजाब की रोपड़ जेल से मोहाली की अदालत में ले जाया गया था और फिर पुलिस के लाव लश्कर के साथ उसे रोपड़ जेल पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के नंबर प्लेट से जुड़ी हुई है। मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस से ले जाया गया उस पर बहुत विवाद हो गया है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेकर गई एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश की थी। आरटीओ रजिस्ट्रेशन के मुताबिक एम्बुलेंस का नंबर बाराबंकी का था। अब जरा मुख्तार के रोपड़ जेल पहुंचने की आपको तस्वीरें भी दिखा देती हूं। ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, इसमें मुख्तार अंसारी को जेल से अदालत लाया गया, वापस इसी एम्बुलेंस से लौटाया गया। लेकिन इस एम्बुलेंस के नंबर पर आप गौर कीजिए। एम्बुलेंस का नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश का नंबर है। आरटीओ रजिस्ट्रेशन के मुताबिक ये नंबर यूपी के बाराबंकी का है। अब सवाल ये है कि क्या यूपी की एम्बुलेंस पंजाब प्रशासन इस्तेमाल कर रहा है या फिर ये एम्बुलेंस मुख्तार की ही है? इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। नियमों के मुताबिक कोई भी कैदी जेल से पेशी पर जेल की गाड़ी में ही जाता है, लेकिन मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में वीआईपी सुविधाएं मिल रही है। इस एम्बुलेंस से जुड़ी जानकारी पंजाब के किसी भी ऑफिसर के पास नहीं थी, लेकिन एम्बुलेंस के जेल के करीब पहुंचते ही जेल के फाटक खोल दिए जाते हैं। एम्बुलेंस जेल में दाखिल हो जाती है। एम्बुलेंस किसकी है, कौन लाया है, कहां से आई है, क्यों आई है, इससे किसी को कोई वास्ता नहीं, किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे सहयोगी पंकज झा भी इस पूरी खबर पर हमें डिटेल जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। आप दोनों का मास्टर स्ट्रोक में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगविंदर, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? एक खूंखार अपराधी जिस पर बहुत बड़े बड़े आरोप है, वो 2 साल से आपके पास है। आप जिस गाड़ी में उसे ले जाते हैं उस गाड़ी का ना अता ना पता, किसी को पता ही नहीं है। देखिए, कमाल का जलवा है। मैं तो ये कहूंगा कि मुख्तार अंसारी का पंजाब की कैप्टन सरकार के ऊपर, वरना जितने नियम कायदे और जितनी जुगाड़बाजी इस केस में मैंने देखी, पंजाब में आज तक मैंने ऐसी जुगाड़बाजी नहीं देखी है। तमाम नियम कायदों को दरकिनार कर, और चाहे पुलिस अथॉरिटी हो, जेल अथॉरिटी हो, अस्पताल अथॉरिटीज हो, एकदम चुप हो जाते हैं बिना कुछ बोले। कोई कहता है मैं छुट्टी जा रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं हाजिर ही नहीं हूँ, कोई कहता है कि मुझे पता ही नहीं है, कोई कहता है अच्छा ये तो मुझे बताया ही नहीं गया। इस तरह के जवाब आज सुबह से सुन रहे हैं और सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन कमाल की हदें पार की हैं। और जहां तक अब आप एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, भाई क्या पंजाब सरकार के पास एम्बुलेंस ही नहीं है? जेल अथॉरिटीज ने कहा, मैंने पूछा कि एम्बुलेंस कैसे आई उत्तर प्रदेश की, आपके पास, पंजाब के पास एम्बुलेंस नहीं है? तो कहते हैं कि जेल वाले कहते हैं कि हम तो गेट तक की सुरक्षा देते हैं, उसके बाद तो सिविल अथॉरिटीज जानती हैं। आप पुलिस से पूछिए। पुलिस से पूछा, उन्होंने कहा हमने तो कोई एम्बुलेंस प्रोवाइड ही नहीं करवाई। आप हॉस्पिटल से पूछिए। हॉस्पिटल से पूछा, उन्होंने कहा हमारे पास तो यूपी नंबर की कोई एम्बुलेंस ही नहीं है, हमने तो ऐसी कोई एम्बुलेंस भेजी ही नहीं। कमाल की बात है, कोई अथॉरिटीज जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन यही पता लगता है कि मुख्तार अंसारी को सारा सिस्टम बचाने में और यूपी ना भेजने में लगा हुआ है, और सीधा ऐसे लगता है कि ऑर्डर कहीं टॉप से आ रहा है। अद्भुत, टॉप से आ रहा है। अद्भुत है। जगविंदर पटियाल कह रहे हैं कि उन्होंने अपने करियर में इस तरीके का घालमेल नहीं देखा है। बाराबंकी में पंकज जाकर ये नंबर प्लेट कहीं टिक रहा है, ये कहां का नंबर प्लेट है? पंकज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ रूबिका, देखिए जैसे ही ये नंबर आया ना एम्बुलेंस पर, तो उसके बाद पता लगाया गया तो ये एम्बुलेंस बाराबंकी के एक अस्पताल है
श्यामसन उस अस्पताल के नाम पर है। बाराबंकी में उस पते पर पहुंचा गया, पता लगा यहाँ वो कोई अस्पताल ही नहीं है। वो लखनऊ में अस्पताल मिला, अस्पताल के लोग कहते हैं कि इस एम्बुलेंस से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। यूपी सरकार, सब लोग हैरान परेशान है कि यूपी नंबर की एम्बुलेंस आखिर वहाँ कैसे पहुँची। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये एम्बुलेंस बताया जा रहा है कि ये मुख्तार अंसारी का है, मुख्तार अंसारी ही इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली में जब उनकी अदालत में पेशी थी तब भी मुख्तार अंसारी इसी एम्बुलेंस से आए थे जिस पर यूपी का नंबर है। और जैसा जगविंदर कह रहे थे ना कि जो जलवा दिख रहा है पंजाब में, यही जलवा हमने मुख्तार का देखा है यूपी में कई सालों तक, करीब 2 दशकों तक। लेकिन पंजाब में ये सहूलियत, नियम कानून की इस तरीके से खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। आज उनको पता है ना, चार्जशीट की कॉपी मिली है, जो केस हुआ 2 साल पहले उसकी चार्जशीट आज 90 दिनों में चार्जशीट हो जाता है। तो पूरा गड़बड़ झाला है, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। रूबिका, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जगविंदर, 26 महीने बाद सुनवाई जब खत्म हो जाती है, मामला सुरक्षित रख लिया जाता है, अचानक चार्जशीट जो है प्रकट हो जाती है। इतनी जल्दबाजी, क्या मामला क्या है? ये सेटिंग कहां हुई है, क्या हुई है? मैं बताता हूं रूबिका, इसका क्या फायदा लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश 15 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर करना है पंजाब को मुख्तार अंसारी को। अब मुख्तार अंसारी अचानक 2 साल से जिस चीज की उनको परवाह ही नहीं थी, उसकी चार्जशीट लेने के लिए, उन चंद कागजों को लेने के लिए आज खुद व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट आ गए। अब क्या करेंगे ये? जो मुझे लगता है इनके वकीलों ने ये सलाह दी होगी, हो सकता है कि मैं सही ना भी हूं क्योंकि मैं वकील नहीं हूं, लेकिन जो मेरा दिमाग कहता है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन लगाएंगे कि देखिए पंजाब में मेरा ट्रायल शुरू हो गया है, इसलिए अब मुझे यहीं रखिए। पहले तो ये कहा जा रहा था कि ना मैं जमानत लगा रहा हूं, ना मेरा यहां ट्रायल चल रहा है, केवल एक एफआईआर के दम पर मुझको यहां रखा गया है। तो अब मेरा ट्रायल शुरू हो गया है, तो क्यों ना मुझे यहां रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को इसलिए ज्यादा ध्यान से नहीं लेगा, इसलिए बड़ा संज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि यूपी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पहले ही कई ट्रायल चल रहे हैं और वो इस ट्रायल से पुराने ट्रायल हैं। लेकिन एक हथकंडा होता है ना, जो कि इस चार्जशीट के आधार पर हो सकता है कुछ दिन और यहां कट जाए, तो वो हथकंडा मुझे लगता है अब फिर एक बार अपनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ओके, अब पंकज भी हमारे साथ है। देखिए, जगविंदर कह रहे हैं कि वो वकील नहीं है, लेकिन किसी को भी अगर वो 1+1 करेगा तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। यूपी सरकार भी तो पैनी नजर रखे होगी ना, वो इस मामले पर क्या कह रही है? आपके कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, नेताओं से बातचीत हुई होगी। रूबिका, यूपी के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 15 दिनों के अंदर में वो पंजाब पुलिस जो है वो दे देगी मुख्तार अंसारी की कस्टडी यूपी पुलिस को। तो मैं देखना, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 15 दिन की जो मियाद दी गई है, ये डेडलाइन दी गई है, उसका इंतजार कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि उसके बाद हम कोई इस पर एक्शन लेंगे। और जैसा जगविंदर कह रहे थे, इस बात की बड़ी चर्चा है, चूंकि 2 साल पुरानी, 26 महीने पुरानी जिस केस में ये भी नहीं कि उस उमंग जिंदल जो बिल्डर था उसको फोन किसने किया, वो आवाज मुख्तार की थी या किसी और की थी, उसका तो अभी तक जो वो कहते हैं ना कि सैंपल, वॉइस सैंपल, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई थी इतने दिनों में। तो जो वो कह रहे हैं, मामला उसी तरफ बढ़ता दिख रहा है, किसी न किसी तरीके से मुख्तार को पंजाब में ही रोक दिया जाए, लेकिन ये मुश्किल है। आप दोनों अपनी पैनी नजर इस पर बनाए रखिएगा। जगविंदर पटियाल, आप पंजाब में पंजाब की सरकार की स्ट्रैटेजी पर, और पंकज उत्तर प्रदेश की सरकार की स्ट्रैटेजी पर आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन खुलासों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस स्टूडियो में आने के कुछ सेकंड पहले ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी से मैंने बातचीत की, इसी मसले पर बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, किस किस तरफ इशारा कर रहे, सुनिए, बड़ी दिलचस्प ये बातचीत रही। और इस वक्त आपको बता दूं, गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज उनका एक और परिचय यहां महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम उनसे सवाल जवाब करेंगे, वो ये कि वो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अफजाल साहब। सबसे पहला सवाल आज की तारीख में अगर उठ रहा था तो वो ये कि व्हील चेयर पर आपके छोटे भाई दिखाई दे रहे थे, 2 साल तक रोपड़ जेल में बंद थे, लेकिन आज चार्जशीट की कॉपी मांगने आते हैं, उस चार्जशीट की जिसे 26 महीने तक पंजाब सरकार ने सोचा भी नहीं कि फाइल करनी होगी। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब मुझे देना मुनासिब है, और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके सवाल और जवाब आप ही बना लें तो मुनासिब होगा।
अफजाल साहब, जब आप ये बात कह रहे हैं इसका मतलब ये कि आप इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं कि क्यों चार्जशीट नहीं दाखिल कर रही थी पंजाब की सरकार और पंजाब की पुलिस? आप बताइए कि ये सवाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से होना चाहिए। अफजाल अंसारी इसका क्या जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल सही कह हमसे रहे हैं। संबंधित कोई सवाल पूछिए बिल्कुल जिससे सही कह रहे हैं आप। आप सही कह रहे हैं कि ये सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन इससे जुड़ता हुआ सवाल आपसे पूछना है और वो जरूरी है। वो ये कि 90 दिन तक अगर किसी तरह की कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो आपको पूरा हक है कि आप बेल के लिए बाकायदा प्ली करें। क्या आपने ऐसा किया था? आप मेरे सवाल का जवाब सुनेंगी? बिल्कुल। तो मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि जिस आईपीसी और सीआरपीसी के सिस्टम का और जो हमारे कानून का तरीका है उस पर अगर आप गौर फरमाएं तो आप बताइए कि एक व्यक्ति अफजाल अंसारी, और अफजाल अंसारी जेल में है, और जेल में रहते हुए अफजाल अंसारी के ऊपर पिछले 15.5 सालों में तमाम फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। मुख्तार के विरुद्ध ट्रायल में हो रहे जितने भी मुकदमे हैं पेंडिंग, जो खत्म हो गए वो अलग बात है। उत्तर प्रदेश सरकार की सूची के हिसाब से 15 है, कहीं के एसपी साहब दरोगा साहब से पूछिएगा तो वो कहेंगे 45 है। अभी तो इन लोगों से कहिए अपनी गिनती दुरुस्त करें। जितने भी मुकदमे हैं उनमें से एक को छोड़ के कोई मुकदमा बता दीजिए जो 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार के जेल में जाने के पहले का हो। 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार जेल जाते हैं और जेल जाने के बाद यह सिलसिला शुरू होता है। जेल में रहते हुए अफजाल साहब उनके ऊपर मुकदमे कायम किए जाते हैं। हमें समझ एक व्यक्ति के खिलाफ, एक मिनट सुन लीजिए, एक व्यक्ति के खिलाफ हिंदुस्तान में बता दीजिए कि 5 बार रासुका लगाया गया हो। आजमगढ़ से रासुका, लखनऊ से रासुका, गाजीपुर से रासुका, बनारस से रासुका, 5 बार रासुका लगा और 5 बार रासुका हाईकोर्ट में ध्वस्त हो गया। ओके, एक व्यक्ति के खिलाफ 5 गैंगस्टर का मुकदमा। मैं समझ गई अफजाल साहब। हाँ। लेकिन आपने मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दिया। मैं इतना लंबा इसलिए इंतजार कर रही थी, मुझे पता है आपको कानून की बहुत परख है, मैं ये भी जानती हूँ कि सिस्टम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपने फिर भी मुझे जवाब नहीं दिया। आप ये कह रहे हैं पूरा नहीं होने देना। मैं ये कह रही हूँ, मुझे नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बेल के लिए, खासकर उस पंजाब वाले केस में जहाँ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी, अप्लाई किया कि नहीं किया? इसका जवाब हाँ या ना में है। आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप मेरी रणनीति का खुलासा कैसे मुझसे करा सकती हैं? हम आपसे सवाल रखते हैं कि जब उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट जब बना तो उस एक्ट में सर्वाधिक सजा 10 साल रखी गई। मुख्तार अंसारी के विरुद्ध वर्तमान में 5 गैंगस्टर एक्ट पेंडिंग है। नहीं अफजाल साहब, मुझे आप वापस जवाब नहीं दे रहे हैं। 11 साल का समय बीत गया। किस रणनीति की बात आप कह रहे हैं? नहीं, फिर भी जमानत मांगने पे जमानत नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं, आप मुझे बताइए। आपने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं इसको पास कर देती हूँ। देश ने देख लिया कि आपने इस पर क्या जवाब दिया। अब मैं आपसे सवाल जानना चाहती हूँ और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी अलका राय ये आरोप लगा रही हैं कि वो जो एम्बुलेंस यूपी नंबर की थी जो पंजाब में लेने गई, जिसे जेल अथॉरिटी के बारे में, जेल अथॉरिटी को कुछ नहीं जानकारी है, वो लग्जरी कार थी। उस गाड़ी के बारे में आप जानते हैं? उस एम्बुलेंस के बारे में कुछ जानकारी है आपको अफजाल साहब? फिर मैं कहूंगा कि मैं दिल्ली में हूं, आपके सामने लाइव हूं। जहां मैं हूं भी नहीं, वहां से आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। मुनासिब लोगों से पूछिए, वहां जवाब मिल जाएगा। मैं आपके माध्यम से श्रीमती अलका राय से पूछना चाहता हूं कि उनका मुकदमा किस अदालत में चल रहा? क्या 3 जुलाई सन 2020 में, 3 जुलाई सन 2019 में उस मुकदमे का ट्रायल पूरा नहीं हो गया और उस मुकदमे से मुख्तार अंसारी बेदाग बरी नहीं कर दिया गया? कहां चिट्ठी लिखी जा रही?
आप भी रोज दिखा रही। अलका राय के मुकदमे में विलंब हो रहा, आप बता दीजिए कहां मुकदमा ट्रायल चल रहा। आप अलका राय के मुकदमे पर चले गए, मीडिया ट्रायल करेगी। नहीं, आप मुझे ये बताइए अफजाल साहब, मुझे ये अरे बताइए, यही रोज मैं आप उस गाड़ी दिखा के रही बारे हैं। में नहीं यही मैं दिखा रोज नहीं करके दिखा उनकी रही हूँ, चिट्ठी दिखा रही हैं। ना मैं बहुत गंभीरता से पत्रकारिता में यकीन करती हूँ, और वो पत्रकारिता हम रात को मास्टर स्ट्रोक में करते भी। अफजाल साहब, जिस वक्त आप दिखाई दे रहे हैं, ये मास्टर स्ट्रोक का वक्त है, और इसीलिए मैं आपसे दोबारा वो सवाल पूछ रही हूँ जिसको पूरा देश जानना चाहता है। क्या पंजाब सरकार, आरोप लग रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, क्या पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है? इस आरोप पर क्या जवाब आपका होगा? मैं पूछता हूं आपसे कि क्या मैं पंजाब सरकार का प्रतिनिधि हूं? नहीं, मैं आप पंजाब मुख्तार सरकार अंसारी के बड़े भाई हैं। पार्टियां दो है ना सर, जिन पर आरोप लग रहा है। यकीनन मैं मुख्तार, दो पार्टियां हैं। यकीनन मैं मुख्तार अंसारी का बड़ा भाई हूं। यकीनन मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उस पर लगाए गए झूठे आरोपों के सवाल पर मैं कानून के रास्ते से चाहता हूं कि उसे और इसीलिए मैं लौटकर उसी सवाल पर आऊंगी। लेकिन हम अपनी रणनीति का खुलासा आपके सामने करेंगे। क्या रणनीति, मुझे बताइए ना। आपकी और पंजाब सरकार की कोई रणनीति है? क्यों बताएंगे? हम क्यों बताएंगे? हम अपनी रणनीति आपको बताएं? आप अपनी रणनीति बताइए कि कहां गाड़ी पलटेगी। नहीं, मेरी रणनीति ना मेरी रणनीति। अच्छा, तो आपको इस बात का खौफ है कि गाड़ी पलट जाएगी? आप बताइए ना अफजाल साहब, आपको डर है, आपको खौफ है? मीडिया की तरफ से रोज बताया जा रहा है। मीडिया की तरफ, मैंने पहले कहा खौफ नाम की कोई चीज नहीं, मौत पे यकीन रखता हूं। लेकिन मीडिया की तरफ से जो किस मोड़ पे पलटेगी, किस घाट पे पलटेगी, किस बॉर्डर पे पलटेगी, आज 26 तारीख से आज तक कहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि मुख्तार को ले जाने वाली गाड़ी पलट दी जाए? कहां से ये खबर उड़ाई जा रही? नहीं, ये कानूनन रास्ता नहीं है। हाँ, और कानून इसकी इजाजत नहीं देता अफजाल साहब। हम संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपने यहाँ पर बहुत क्लियरली मुझे बता दी है। आप मुझे ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश सरकार पर किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि एक शख्स जिसके ऊपर मुकदमे हैं, मतलब पूरी लिस्ट है मुकदमों की, अगर उत्तर प्रदेश सरकार जस्टिस देना चाहती है उन लोगों को जिन्होंने आरोप लगाया है अफजाल अंसारी के छोटे भाई पर, तो वो ना करें, वो सिस्टम में यकीन ना करें? उत्तर प्रदेश सरकार कानून में यकीन नहीं रखती? आप बात जवाब सुनिएगा या अपने ही चिल्लाइएगा? नहीं, जवाब चाहती हूं मैं कि किसका मुकदमा, आप बता दो किसका। 5 गैंगस्टर तो पुलिस ने लगाया है, 5 गैंगस्टर तो पुलिस की तरफ से लगाया गया, 5 राजुका तो पुलिस की तरफ से लगाया गया। कहां की बात आप कर रहे हैं? एक जो मुकदमा उनके खिलाफ 420 467 लाइसेंस का राइफल का लिया नहीं लिया, ये पुलिस की तरफ से कायम किया गया। ठीक है, तो आपको कोर्ट पर तो यकीन है ना? आप बताइए। आप कोर्ट पर तो यकीन करते हैं ना? मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर यकीन नहीं कर रहे, सरकार पर यकीन नहीं कर रहे, कोर्ट पर तो करते हैं ना? कोर्ट पर यकीन है। मुख्तार अंसारी बेदाग था, है और रहेगा। नहीं, और इसी नोट पर अफजाल साहब इसी नोट पर ना कोई भौकाल बना सकते हैं, कोई भौकाल नहीं। कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कोई फैसला नहीं, फैसला कोर्ट ने लिखा है, और कोर्ट ने यह फैसला दिया है बिल्कुल लेटेस्ट कि किसी भी कीमत पर मुख्तार अंसारी को अब उत्तर प्रदेश जाना होगा, वहां की जेल में रहना होगा। आप भले उस रणनीति को उजागर ना करें, लेकिन कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। अफजाल साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है, किसी दिन इत्मीनान से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। मुख्तार को लेकर पंजाब सरकार को यह चिट्ठी लिखी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल में लाने के लिए कहा है। पंजाब सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का कस्टडी को लेकर किसी तरह का कोई आदेश नहीं मिला है। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। जगविंदर, चिट्ठी में क्या कुछ?
चिट्ठी में यही लिखा गया है रूबिका कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को ये कहा गया है कि आपको अमल में लाना है। मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर सौंपने के लिए कहा गया है और आप मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपिए। अब कैसे सौंपना है, कब सौंपना है, ये पंजाब को तय करना है। लेकिन अब तक जो जेल अथॉरिटीज और पंजाब सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है, ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो मैं ये बता दूं कि आजकल ई ऑर्डर का जमाना है। कोविड में तो वैसे भी सब कुछ जो है वो ई ऑर्डर से आ जाता है। अगर 26 मार्च को ये फैसला आया था तो पंजाब सरकार के पास आ चुका था, लेकिन जिस चिट्ठी का इंतजार हो रहा था, सबसे पहले एबीपी न्यूज ये खबर दे रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की चिट्ठी पंजाब सरकार के पास पहुंच चुकी है। ये चिट्ठी डीजीपी दिनकर गुप्ता और चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन को लिखी गई है। साथ के साथ इस चिट्ठी की प्रति जो है वो जेल प्रशासन को भी भेजी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल में लाइए। ये पंजाब सरकार से कहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। चिट्ठी पहुंच चुकी है, लेकिन इस तरफ मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी एक रणनीति का भी जिक्र कर रहे हैं कि क्यों बताऊं कोई रणनीति है। आज जरा बात मुख्तार अंसारी की हो रही है, जो 2 साल तक रोपड़ जेल में बंद थे, जिस पर चार्जशीट का इंतजार पूरा देश कर रहा था। वो तब आती है जब कोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाती है। मैं पंजाब सरकार की बात कर रही हूँ। 2 साल बाद पहली मर्तबा मुख्तार अंसारी दिखाई देता है, इस एम्बुलेंस में आता है। ये एम्बुलेंस का नंबर देखिए, वो पंजाब में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की नंबर प्लेट। बाराबंकी के किसी अस्पताल की ये एम्बुलेंस, जो अस्पताल चल ही नहीं रहा है। कहा यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की अपनी एम्बुलेंस है, जिसका इस्तेमाल दिल्ली में भी जब कभी आना होता है तो इसके लिए किया जाता है। खासकर सुनवाई के दौरान जब देखा गया था। पंकज झा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आपको बीजेपी की विधायक अलका राय नजर आ रही हैं। फिर बता दूं, अलका राय का आज यहाँ पर यह परिचय महत्वपूर्ण नहीं, ये परिचय ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो नित्यानंद राय की धर्मपत्नी, कृष्णानंद राय माफ कीजिएगा, उनकी धर्मपत्नी, और इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप लगे थे कृष्णानंद राय की हत्या के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अलका जी। अलका जी, अब से कुछ देर पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी से मेरी बातचीत हो रही थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आप वाले केस में तो मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं, फिर भी आप खत लिख रही हैं। जी, उसमें बरी हो चुके हैं। उसको जब सभी गवाह गवाही से नकर गए, कुछ गवाह को मरवा दिया गया, कुछ गवाहों को डरा धमका करके उनको गवाही नहीं कर पाए, तो वो तो सभी गवाह नकर गए, गवाह नकर गए। केस को लोग केस जीत भी गए वो लोग, ठीक है। फिर भी आपको सुप्रीम कोर्ट में उसका पड़ा है सीबीआई के द्वारा। अलका जी, आपने खत लिखा, प्रियंका गांधी को खत लिखा, एक मर्तबा नहीं, मुझे लगता है उससे ज्यादा मर्तबा, कि किसी भी कीमत पर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आ जाना चाहिए। जी, मुझे पत्र लिखने का यही था कि सारी केस मुकदमा उत्तर प्रदेश में है। इतना बोर्ड गुंडा माफिया हत्यारा आज जाकर के पंजाब में जाकर के कांग्रेस सरकार उसकी संरक्षण दे रही है, उसकी सपोर्ट कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में आकर के उस सभी केसों का, जो भी केस मुकदमा है, उसका गवाह करना चाहना चाहिए। लोगों का इंतजार है। अलका जी, आपने उस एम्बुलेंस के बारे में सुना जिसमें आज मुख्तार अंसारी को लाया गया? यूपी का नंबर था। हाँ जी, अभी मैं न्यूज में देख रही थी आप ही के द्वारा, तो उसमें दिखा रहा था कि वो कोई एम्बुलेंस गया है जिसमें यूपी का नंबर है। क्या लगता है आपको, किसकी एम्बुलेंस है? किसी को नहीं पता है, जेल प्रशासन को नहीं पता है, यहाँ उत्तर प्रदेश में पूछिए किसी को नहीं पता है। जी मुझे नहीं पता है, इसकी जानकारी नहीं है। जी नहीं, मुझे नहीं पता है वो एम्बुलेंस किसकी है, कहाँ से गई है। आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है? नहीं जी। अच्छा, पंकज भी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज झा ने ये केस बहुत नज़दीक से देखा था, उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी और वहाँ के कानून को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। पंकज भी आपसे मुखातिब होंगे। अलका जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? अलका जी, आपने कहा कि आपने एम्बुलेंस को देखा। हाँ, आप जी अलका जी,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों के अंदर में मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में भेज देना है। ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। आपने एम्बुलेंस देखा, एम्बुलेंस पर यूपी की गाड़ी का नंबर देखा, किसी को पता नहीं एम्बुलेंस क्या होगा। आपने यूपी के मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस एम्बुलेंस के बारे में पता किया जाए। आपको क्या लगता है कि क्या मुख्तार अंसारी यूपी आ पाएगा? और क्या है कि पंजाब में लोग उसे बचा रहे हैं? अपनी प्रियंका गांधी को 3-3 बार चिट्ठी लिखी, क्या आपका मन कहता है? जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या माने खेल है, किस तरह माने इस एम्बुलेंस के बारे में तो मुझे नहीं जानकारी है कि कहाँ से ये एम्बुलेंस गई है। नंबर भले यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैं ये चीज़ तो नहीं बता पाऊँगी कि मैंने किसके कहाँ से एम्बुलेंस गई है, किसके माध्यम से गई है और कैसे वो पंजाब के सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, मैं चर्चा कर। मुझे एक बात बताइए अलका जी, मुख्तार अंसारी की पत्नी ने भी खत लिखा है और अफजाल अंसारी जो उनके बड़े भाई हैं उनको भी डर है कि पंजाब से अगर उत्तर प्रदेश लाया गया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्यों गड़बड़ हो सकती है? कानून कोर्ट की लड़ाई है, कानून के माध्यम से जो भी रास्ते आएगा, में जिस गाड़ी से लाएंगे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, जैसा पहले हुआ था, आपको याद होगा ना। जी, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि कहीं उसका एक्सीडेंट हो सकता है। ये तो कोई कह सकता है कि नहीं बता सकता है क्यों एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पंकज, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से? नहीं, मैं इनसे यही पूछना चाह रहा था कि क्या इनको लगता है कि कोई बचा रहा है मुख्तार अंसारी को, कोई आने नहीं देना चाह रहा है यूपी में, जहां उन पर इतने सारे मुकदमों में पैरवी होनी है, बहस होनी है, सुनवाई होनी है। अलका जी को क्या लगता है, मैं वो जानना चाहता। आखिर कौन है? वो कह रही है ना खेल है, तो इस खेल का कोई खिलाड़ी भी तो होगा। अलका जी जी, अब वहाँ पर पंजाब में है, रोपड़ जेल में, जब वहाँ के जेल मंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, वो आकर के उस परिवार के लोगों से मिल रहे हैं चुपके चुपके। कोई जानकारी नहीं है लखनऊ में कि उनको आना है लखनऊ में। इस तरह के लोग, जिस तरह का सपोर्ट उसको मिल रहा है, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की सरकार वहाँ पर उसकी सपोर्ट कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है। अलका जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नज़र बनाए रखते हैं क्योंकि 15 दिन का वक्त है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जल्द से जल्द जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसका पालन हो जाना चाहिए। हम नज़र रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात ज़रा कोरोना की दूसरी लहर की करते हैं क्योंकि उस पर भी हमारी नज़र पैनी है और हालात अच्छे नहीं हैं। लगातार हर रोज़ कोरोना के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही नहीं रुक रही है। यकीन मानिए नहीं रुक रही है। लोग अभी भी कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे देश कोरोना पर कोई भी खतरा मोल नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कोरोना की वैक्सीन का बच्चों पर भी ट्रायल कर लिया है, नतीजे भी आ गए हैं। फाइजर ने यह दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों पर 100% इफेक्टिव है, प्रभावी है। कंपनी को उम्मीद है कि उसे अमेरिका में बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिलेगी। ये अच्छी खबर है, लेकिन भारत की समस्या ये है कि सरकारों के साथ साथ लोग भी अभी तक कोरोना की दूसरी लहर मानने को तैयार नहीं। इनफैक्ट वो तो कोरोना को ही मानने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए कोरोना के डेली केसेस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 355 लोगों की मौत हुई है। मौत का यह आंकड़ा पिछले 104 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 16 दिसंबर को 356 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना से होने वाली मौत का ग्राफ लगातार कैसे बढ़ रहा है आप देखिए। ये 17 मार्च से 31 मार्च तक के देश में हुई मौत के आंकड़े हैं। 17 मार्च को 188 लोगों की मौत हुई थी। 24 मार्च को यह संख्या 275 के पार चली गई। फिर ये केसेस घटते बढ़ते रहे। बीच में 28 मार्च को 300 के पार भी गए, लेकिन फिर आज यानी 31 मार्च को सबसे ज्यादा 354 लोगों की मौत हो गई। फर्स्ट वेव जो इधर आया था और उसके बाद वो नीचे चले गई और उसी समय हमारा ये सोच आ गया शायद कि एपिडेमिक ख़त्म हो चुके हैं, तो थोड़ा जो सावधानी हमें बरतना चाहिए उसमें हम ढिलाई दे दिए। तो वो एक कारण है, क्योंकि हमें देखने को मिला
कि पॉलिटिकल कारण हो, ये उसमें रैली, मास गैदरिंग या रिलीजियस इवेंट्स हो, उसमें भी मास गैदरिंग या सोशल इवेंट्स हो, तो हम लोग एक माहौल बनाते हैं जिसमें वायरस को हम बुला लेते हैं, तो वायरस फैलेगा, संक्रमण फैलेगी। कोविड-19 की दूसरी लहर से हमें इसलिए भी डरना चाहिए क्योंकि हमारे सामने आज से करीब 103 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू का उदाहरण मौजूद है। इस फ्लू की शुरुआत 1918 में हुई थी। इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे, जिनमें से 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। यह संख्या पहले विश्व युद्ध में मारे गए नागरिकों और सैनिकों की संख्या से भी ज्यादा थी। इसलिए इस फ्लू को बहुत खतरनाक माना गया। स्पेनिश फ्लू का पहला केस 1918 के वसंत में फैला था, जब अमेरिका के एक मिलिट्री कैंप में पहला केस मिला था। इस मिलिट्री कैंप के सैनिक पहले विश्व युद्ध में लड़ने के लिए यूरोप जा रहे थे। इन सैनिकों के साथ अमेरिका से इन्फेक्शन भी यूरोप पहुंचा और फिर ये पूरे यूरोप में फैल गया। स्पेनिश फ्लू की पहली लहर करीब 2 महीने तक रही थी। इस पहली लहर में मृत्यु दर 0.65 प्रति हजार थी। सिर्फ अमेरिका में ही 75,000 लोगों की मौत हुई। पहली लहर में यह खतरनाक फ्लू साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचा था। स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक थी। यह लहर अगस्त 1918 में आई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के सैनिकों से यह खतरनाक बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर पूरे अमेरिका में फैली। यह फ्लू यूरोप से पूरे रूस में फैला। सितंबर तक यह फ्लू भारत में और अक्टूबर तक चीन और जापान में भी फैल चुका था। दूसरी लहर में सिर्फ अमेरिका में 2,92,000 लोगों की मौत हुई थी। तब के बॉम्बे में 11 लाख की आबादी पर 15,000 लोगों की मौत हुई। स्पेनिश फ्लू की इस दूसरी लहर में पूरे भारत में 1.25 करोड़ से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई। इसके बाद इस फ्लू की तीसरी लहर भी आई थी और उसमें भी दुनिया का काफी नुकसान हुआ था। यानी ऐसी बड़ी बीमारियों की वेव्स आती रहती हैं। इसीलिए कोरोना वायरस से डरने की जरूरत है। अब तो सरकार भी कह रही है कि स्थिति खराब से बदतर होती जा रही है। The situation is becoming from bad to worse, and this is serious cause for concern. What the trends show is that the virus is still very active, can penetrate our defenses, and when we think we have found ways to control the virus, it strikes back. It has done so in our country and it has done so in other countries. सरकार के मुताबिक कोरोना के केस बढ़ने के पीछे 4 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह यह है कि जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से टेस्ट नहीं हो पा रहे। दूसरी वजह यह है कि प्रभावी तौर पर आइसोलेशन नहीं हो रहा है। तीसरी वजह यह है कि सरकारों ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करनी बंद कर दी है। चौथी वजह यह है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा, यानी लोग मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। मैदानी इलाकों में पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लेह में बर्फबारी में सैलानियों की एक कार फंस गई। इसे बचाने के लिए जवान पहुंचे। कैसा चला बर्फ में ये रेस्क्यू ऑपरेशन, रिपोर्ट में देखिए। तूफानी बर्फबारी के बीच फंसी कार का रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए। आसमान से ताबड़तोड़ बर्फ गिर रही है। कड़कड़ाती इस ठंड के बीच जोरदार तूफानी हवाओं में खड़ा रह पाना भी मुश्किल है। ऐसे में पुलिस के जवान हाथों में फावड़ा लिए मोर्चे पर तैनात हैं और लगातार बर्फ हटाने में जुटे हैं। ये वीडियो लद्दाख के लेह का है, जहां जबरदस्त बर्फबारी के बीच सैलानियों की ये कार बीच रास्ते में फंस गई, जिसकी खबर लगते ही फौरन पुलिस की टीम मदद के लिए पहुंच गई। ये कार जिस रास्ते में फंसी थी वहां की तस्वीर देखिए। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ। आसमान से गिरती बर्फ की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर। इतने पर भी पुलिस वालों ने हार नहीं मानी और घंटों की मशक्कत के बाद कार सवार 2 सैलानियों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। अब ये देखिए, इस बर्फबारी के बीच कुछ ही घंटों में पुलिस की गाड़ी के टायर भी इसमें जम गए।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी बर्फबारी का कहर बना हुआ है। यहाँ इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है कि सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिन्हें हटाने के लिए अब मशीनों की मदद ली जा रही है। जहां देखिए बर्फ ही बर्फ, और यहाँ मैदानी इलाकों में पूछिए, गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर हजार बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।